वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस का रिवीजन कर रहे थे। वी डिड अप टू सेक्शन 35 इन द लास्ट लेक्चर साइंटिफिक रिसर्च। डिप्रिसिएशन में एक पॉइंट है जो अपना पेंडिंग रह गया था। वो पॉइंट में उस पॉइंट में एक्चुअली अमेंडमेंट हुआ था, वो पहले मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये पॉइंट किससे रिलेटेड है। ये पॉइंट रिलेटेड है दोस्तों रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता था टिल द ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 तक हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे, लेकिन 1920 के बाद डेप्रिसिएशन इसके ऊपर ब्लॉक किया, गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया। तो इससे ब्लॉक ऑफ असेट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हमें सीखना है ना। इसका अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 43(6) क्लॉज C(2)(B) में, है ना। और कैसे इसको अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो जरा हम लोग देख लेते हैं। तो ये थियरी पढ़ने के जगह पे मैं सीधा डायरेक्ट एग्जांपल करके बताता हूँ आपको, ठीक है। एग्जांपल देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑन 10th of April 2018 it acquired the following intangible asset। intangible asset क्या खरीदा, गुडविल खरीदा, है ना। 10 अप्रैल 18 को गुडविल परचेज किया 100 करोड़ का। परचेज क्या मतलब, हम इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड होता तो कॉस्ट नहीं लाता है, उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन सिंस इट इज परचेज वी विल क्लेम डेप्रिसिएशन। ट्रेडमार्क है 50 करोड़ का, और लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी है 50 करोड़ का। तो 100 + 50 + 50, 200 करोड़ के हमारे पास इंटेंजिबल असेट है। कंप्यूट द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ इंटेंजिबल असेट ऑफ XYZ लिमिटेड एज ऑन 31st March 2021। 31st March 2021 का हमें WDV निकालना है in the following situations। Situation number 1, in April 19 XYZ Limited sold the trademark for 40 crores। 40 crores में हम लोगों ने अप्रैल 19 में, है ना, ट्रेडमार्क बेच दिया। एंड इन अप्रैल 19 XYZ Limited sold the trademark for 80 crore। ये दो केसेस है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। और अप्रैल 2020 में इट अक्वायर्ड पेटेंट फॉर 2 करोड़। पेटेंट हमने 2 करोड़ का खरीद लिया अप्रैल 20 में, ठीक है। तो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, कंप्यूटेशन ऑफ WDV एज ऑन 31st March 2021 रुपीज इन क्रोर्स। सिचुएशन 1 की पहले बात कर लेते हैं। सिचुएशन 1 में क्या बोला था, अप्रैल 19 में हम लोगों ने ट्रेडमार्क बेचा है 40 करोड़ का, ठीक है। तो पहले सिचुएशन 1 की बात कर लेते हैं, बाद में सिचुएशन 2 में जाते हैं। तो हम लोगों ने 100 करोड़, 50 का असेट खरीदा, है ना, इंटेंजिबल असेट 10 अप्रैल 18 को। तो पहला साल अपना 18-19। अप्रैल में 18 में आपने खरीदा है, मतलब ये अक्टूबर 18 से पहले का है, 3 अक्टूबर 18 से पहले है, इसलिए इस पर फुल डिप्रिसिएशन आएगा। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, अमाउंट ऐड किया, सबका 200 आ गया। दोनों सिचुएशन में तो 200 ही आएगा। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, डेप्रिसिएशन हम लोग फुल चार्ज करेंगे, और आपको इंटेंजिबल असेट का रेट तो याद ही है 25%। तो 200 का 25% इज 50। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 50, WDV आ गया एक 150। और ये WDV कभी का है, ये है 31st March 19 का, और हमें 21 का WDV फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ईयर है दोस्तों 1920। 1920 में ओपनिंग WDV 150। इनटेंजिबल असेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1920 में हम लोगों ने बेचा, और ट्रेडमार्क बेचा है कितने में, 40 करोड़ में बेचा है, और 1 अप्रैल 19 को बेचा है। मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग असेट बेचते हैं तो डेट ऑफ सेल नहीं देखते, खाली आप, है ना, उसका नेट कंसीडरेशन लिख दो। परचेज करते टाइम हमें देखना पड़ता है कि हमने 3 अक्टूबर से पहले परचेज किया या 3 अक्टूबर के बाद में परचेज किया है, क्योंकि उसमें हाफ और फुल डिप्रिसिएशन आता है। सेल करते टाइम एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है, आप उसको स्ट्रेट अवे माइनस कर दो, ठीक है। फॉर्मेट मैंने कैसा बनाया था आपको याद ही होगा। फॉर्मेट में हम लोग सबसे पहला लिखते हैं ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV इज 150।
फिर हम लोग लिखते हैं ऐड परचेज, परचेज में मोर देन 180 डेज और मोर, एग्जैक्ट 180 और लेस देन 180, ऐसा दो पार्ट करते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं लेस सेल्स प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स लेस करते हैं, उसमें नेट कंसिडरेशन आता है और बाद में क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला है कि हमने 40 में बेच दिया तो सेल प्रोसीड्स में 40 आ गया। परचेज वगैरह की बात नहीं की है, 1920 में देयर वाज नो परचेज, है ना। दूसरे एग्जांपल में सिचुएशन 2 में हमने खरीदा है 2 करोड़ का, फर्स्ट सिचुएशन में हमने सिर्फ बेचा है 40 करोड़ का, तो देयर इज नो परचेज। ये कितना हो गया, 150 माइनस 40, 110। अभी 110 पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो इसका मैंने आपको बोला था दो पार्ट करने के लिए। पहला लेस देन 180 वाला लिखना है। अभी लेस देन 180 में कितना है, तो हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब जो भी है पूरा का पूरा 110 फॉर 180 डेज और मोर में आएगा, मतलब फुल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इस पे 110 पे 25%, तो 110 का 25% कितना हो गया, 27.5। ठीक है, 110 का 25%, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज किया हमने, है ना, इन केस नंबर 1। ये डिप्रिसिएशन आ गया 27.5। केस नंबर 2 भी साइमल्टेनियसली आप देख ही लो। इन अप्रैल 19 सोल्ड ट्रेडमार्क फॉर 80 एंड परचेज पेटेंट फॉर 2 करोड़। तो 80 में बेचा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो 150 में से 80 गया तो 70, है ना। और हम लोगों ने खरीदा भी है, और खरीदा पेटेंट राइट 2 करोड़ का, कभी खरीदा, अप्रैल 2020 में, मतलब नेक्स्ट ईयर खरीदा, और ये ईयर तो 1920 है। 1920 में हमें डिप्रिसिएशन 70 पे चार्ज करना है, तो 70 का 25%, 17.5। यहाँ पे क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गया 82.5, यहाँ पे आ गया 52.5। ठीक है, वही मैंने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखा है 2021 का 82.5 एंड 52.5। हमने परचेज लिखा है अलग से, इंटेंजिबल एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे लिखा है मैंने 2, इसमें कुछ भी नहीं। केस सिचुएशन 2 में बोला था 2 करोड़ का हमने पेटेंट राइट खरीदा, ठीक है, 2 करोड़ का, और अप्रैल 20 में खरीदा है, मतलब मोर देन, अप्रैल 20 में खरीदा मतलब मोर देन 180 डेज। तो ये दोस्तों 82.5 हो गया, ये 54.5 हो गया। अब इसमें एक पॉइंट नोट करना, 2019-20 तक हमें डिप्रिसिएशन अलाउड था, किस पे, गुडविल पे। गुडविल हमने खरीदा था अप्रैल 18 में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुडविल अप्रैल 18 में 100 का था, 18-19 का डिप्रिसिएशन 25, 100 के ऊपर। हमें ऐसा अज्यूम करना चाहिए कि सिर्फ गुडविल, है ना, ही हमारे ब्लॉक में है और गुडविल पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और कब तक करना है, 1920 तक, बाद में उसका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालना है। और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे 1920 के बाद से डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा। तो 18-19 का 25 आ गया, फिर 1920 का भी ऐसे ही निकाला, है ना, 100 माइनस 25, 75 पे 25% निकाला, 75 का 25%, तो 18.75 आ गया 1920 में। फिर 1920 के एंड में 56.25 डब्ल्यूडीवी आ गया। तो देखो अपना ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ना कितना है, 82.5 है। अब 82.5 के अंदर 56.25 ये गुडविल का पैसा है, तो अभी से आपको 56.25 पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिप्रिसिएशन ब्लॉक कर दिया। तो आप क्या करोगे, 56.25 को इसमें से एक्सक्लूड कर दो, और आप डिप्रिसिएशन सिर्फ 26.25 पे चार्ज करो, ठीक है, ऐसा ये पॉइंट है, क्योंकि उसका डिप्रिसिएशन 1920 के बाद डिसअलाउ हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो सेकेंड केस में क्या है, मेरा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 54.5 है, इसमें गुडविल का भी पैसा है, और गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी कितना है, 56.25, है ना, 56.25।
इसमें गुडविल का पैसा कितना है 56.25, और ये अमाउंट 56.25 से ऑलरेडी कम है, 54.5 ही है। तो सर मैं यहाँ पे कितना माइनस कर दूँ? यहाँ पे आपको पूरा 54.5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। लेकिन देखो 56.25 के सामने सिर्फ 54 है, कितना शॉर्टफॉल आ रहा है? तो 56.25 माइनस 54.5, यहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है 175 का, मतलब ये अमाउंट 1.75 से भी कम है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर डब्ल्यू समझो ज़्यादा है गुडविल का, और सिंस यू हैव सोल्ड असेट है ना फॉर मोर देन द यू नो द क्लोजिंग डब्ल्यू इन द लास्ट टाइम और मोर देन द कॉस्ट, है ना, हम लोग सेलिंग प्राइस लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे 80 में बेचा है हमने, तो अगर यहाँ पे 40 में बेचा तो डब्ल्यू ज़्यादा आ रहा था, यहाँ पे 80 में बेचा है तो डब्ल्यू अफेक्ट हो गया, कम हो गया बहुत। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर गुडविल का अमाउंट क्लोजिंग डब्ल्यू का अमाउंट इज मोर देन द डब्ल्यू, तो जो शॉर्टफॉल होगा डब्ल्यू में उसके ऊपर आप टैक्स दे दो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल के, ठीक है, ऐसा ये अमेंडमेंट बोलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 56.25 होना चाहिए, और अपने पास ऑलरेडी 82.5 है, तो हम लोग 56.25 को साइड में रखते हैं और अभी से डिप्रिसिएशन बैलेंस अमाउंट पे चार्ज करते रहेंगे एवरी ईयर 25% के हिसाब से। लेकिन सेकेंड वाले केस में 54.5 पूरा माइनस कर दिया तो क्लोजिंग डब्ल्यू कुछ है ही नहीं, तो फ्यूचर में आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अभी, अनलेस आपने कोई दूसरा इंटेंजिबल एसेट खरीदा। अगर कुछ और खरीदते हो तो आप क्लेम करो, ठीक है। तो यहाँ पे 1.75 को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल के आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमेंडमेंट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा, ठीक है। और ये पॉइंट हम लोगों ने क्यों सीखा, क्योंकि डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल हैज़ बीन डिसअलाउड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021, 1920 तक हम लोग डिप्रिसिएशन क्लेम कर रहे थे, उसके बाद डिसअलाउ हो गया है। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये सम किया। आई होप आपको ये पॉइंट समझा, ठीक है। अभी इसमें ओपनिंग डब्ल्यू नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, तो देखो नेक्स्ट ईयर इसका आएगा 19.69 और इसका ओपनिंग डब्ल्यू नील आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइंटिफिक रिसर्च किया था, सेक्शन 35। आज आगे का सेक्शन 35 AC, ये तो अभी प्रैक्टिकली है ही नहीं, डिसकंटिन्यू हो चुका है। 35 ABA है ना, ये स्पेक्ट्रम टेलीकॉम लाइसेंस से रिलेटेड है, और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि सिलेबस में नहीं है। 35 CCA सिलेबस में नहीं है। 35 CCC देखो सिलेबस में क्या क्या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, नॉट इन सिलेबस, ठीक है। सेक्शन 35 ABB, 35 ABA, 35 ABB, 35 CCA, 35 CCC, ये सब अपने सिलेबस में नहीं है दोस्तों, है ना, ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये है ना समझ में आ रहा है कि अपने को ये सब करना नहीं है, ठीक है। तो 35 CCA, 35 CCC, 35 CCD, है ना, ये सारे सेक्शंस आप मत करो। 35 DD, 35 E, 36 11A वगैरह देखते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है। CCA, CCC, CCD,
तो ये अपने को नहीं करना है, 35CCC, CCD नहीं करना है अपने को, ठीक है। और क्या, 35DD अपने को नहीं करना है, 35E भी अपने को नहीं करना है। तो जो जो नहीं करना है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो अपने को सिर्फ 35DDA देखना है, 35DDA। ये बेनिफिट किसके लिए है? 35DDA का बेनिफिट सारे एसएससी के लिए है ना। इसमें जो भी आप वीआरएस का पेमेंट कर रहे हो उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। तो एलिजिबल एक्सपेंस वीआरएस पेमेंट है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को वीआरएस दे के निकाल दिया, तो वीआरएस का जो भी आपने पेमेंट किया उसका डिडक्शन आप क्लेम कर लो। कब तक क्लेम करोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला है 1/5 ऑफ पेमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट इटसेल्फ। जिस ईयर में मैंने पेमेंट किया है उसी साल से 5 साल तक मैं इसको राइट ऑफ करूंगा। कौन से अमाउंट को? वीआरएस पेमेंट के अमाउंट को, ठीक है। और बस खत्म, उसमें इतना ही था और कुछ स्पेशल नहीं है वो। नेक्स्ट सेक्शन है 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अमोर्टाइजेशन, हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर रहे हैं, अमोर्टाइज कर रहे हैं, है ना। तो ये पहली बात तो किसको अलाउड है, कितना अलाउड है, और उसमें कौन कौन से एक्सपेंस कवर्ड है, इसका डिटेल रूल देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकता है इंडियन कंपनी एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी। नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी का मतलब जो कंपनी नहीं है और रेसिडेंट है ना। तो फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो सकता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म हो सकता है ना। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई वगैरह, ये इन सबको अलाउड है। नॉन कॉर्पोरेट मतलब अदर देन कंपनीज। डिडक्शन कितना मिलेगा? गवर्नमेंट बोलता है 1/5 ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे आएगा? तो इंडियन कंपनीज में गवर्नमेंट बोलता है तुम्हारा जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था उसका 5% देख लो, और जो भी तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड था उसका 5%, फिर इन दोनों में से हायर ले लो। फिर विच एवर इज हायर को कंपेयर करो स्पेसिफाइड एक्सपेंसेस के साथ। स्पेसिफाइड एक्सपेंस, अभी स्पेसिफाइड एक्सपेंस क्या, तो कौन से एक्सपेंस, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेसिफाइड एक्सपेंस में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में सिर्फ मोपेड आता है, जिसमें शेयर एंड डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस है, अंडर राइटर्स कमीशन है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है ना। जैसे कंपनी हमने फॉर्म किया तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के एक्सपेंस पे किए, फॉरेन कोलेब्रेशन वगैरह किया उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस, मार्केट का सर्वे करवाया, अदर नोटिफाइड एक्सपेंस हो सकता है एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया उसका खर्चा है, इंजीनियर्स को हमने फीस पे किए, इंजीनियरिंग चार्जेस, है ना। जैसे भी फैक्ट्री आपने फर्स्ट टाइम सेटअप किया तो आपको इंजीनियर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, है ना, फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कैलिब्रेशन वगैरह, तो इंजीनियर्स को आपने फीस पे किया, ड्राफ्टिंग एक्सपेंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब स्पेसिफाइड एक्सपेंस है। इसमें एफ में दोस्तों 2 पॉइंट है, पहला एफ है फिजिबिलिटी रिपोर्ट और दूसरा है फॉरेन कोलैबोरेशन एक्सपेंसेस। तो स्पेसिफाइड एक्सपेंस को कंपेयर करना है विच एवर इज हायर के साथ। अभी इन दोनों में से जो कम आएगा वो क्वालिफाइंग अमाउंट है, इसको हम लोग 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे, 5 साल तक क्लेम करेंगे, अमोटाइज करेंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे। लेकिन अगर समझो आप कंपनीज नहीं हो, है ना, जैसे आप इंडिविजुअल हो, फर्म हो, एओपी बीओआई हो, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% और स्पेसिफाइड एक्सपेंस दोनों में से जो कम है वही तेरा क्वालिफाइंग अमाउंट है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको मिल गया? इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिल गया। क्यों मिल गया इंडियन कंपनीज को बेनिफिट? क्योंकि इन लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड बेचेवर इज हायर बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन असेट, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो आपने फंड रेज किया वो। दोनों में से जो हायर आएगा वो देखना है, उसको कंपेयर करना है स्पेसिफाइड एक्सपेंस के साथ, और इन दोनों में से जो लोअर आएगा वो क्वालिफाइंग अमाउंट है आपके लिए। यहाँ पे क्या था, सीधा कैप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अभी समझो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने फंड रेज किया है एग्जांपल के लिए 10 करोड़ का, और मैंने असेट में इन्वेस्ट किया है खाली 8 करोड़, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला विच एवर इज हायर ले लो। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट रेसिडेंट एसएससी में स्ट्रेट अवे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% लेना है, तो सिर्फ 8 करोड़ का 5% लेना है, तो इसमें ऑफकोर्स थोड़ा बेनिफिट कम मिलेगा, डिडक्शन थोड़ा कम मिलेगा, और उसको मुझे कंपेयर करना है स्पेसिफाइड एक्सपेंस के साथ।
विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा वो क्वालिफाइंग अमाउंट, और उसको मैं 5 साल तक राइट ऑफ करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझा। इसमें मैंने फेम पी लिखा है। पहला एफ क्या है, फेम का पहला एफ था फिजिबिलिटी रिपोर्ट, है ना। इसमें क्या पॉइंट है जरा समझ लेना। देखो, ये अगर आप खुद करते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने खुद से बनाया, इंजीनियर अपॉइंट किए, खुद से आपने फीस पे किया, मार्केट सर्वे कराया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, तो गवर्नमेंट बोलता है हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अलाउ कर देंगे। लेकिन अगर आप ये किसी आउटसाइडर से, है ना, ये सब रिपोर्ट वगैरह बनवा रहे हो और आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है वो आउटसाइडर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अप्रूवल देना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट को, ऐसे आउटसाइडर को। ठीक है, तो ही अलाउड होगा ये सारे एक्सपेंसेस, अदरवाइज नॉट अलाउड। तो फेम पी में पहला एफ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इंजीनियरिंग चार्जेस, है ना, मार्केट सर्वे एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इट कैन बी कैरिड आउट बाय assessee, assessee कैन हिमसेल्फ prepare these reports and can spend for, है ना, these reports and can claim deduction. लेकिन if it is from the outsider must be approved by CBDT, Central Board of Direct Taxes, then only it is allowed to be claimed as deduction, otherwise it is not allowed। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट, एंड इट शुड बी चेक्ड एज ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड में चेक करने का, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ असेट हमने बिगनिंग में खरीदा है, कुछ इन बिटवीन द ईयर खरीदा है, और कुछ मैंने लास्ट में खरीदा। तो ये लोग बोलते हैं हम लोग एज ऑन लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर देखेंगे टोटल आपने असेट में कितना इन्वेस्ट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो भी फंड आपने रेज किया है। इसमें इशूड शेयर कैपिटल देखते हैं दोस्तों, आपने कितना इशू किया है, और डिबेंचर ऐड होगा, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी ऐड होगा। ये तीनों को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अगर आपने लोन फॉरेक्स में लिया हुआ है, तो लोन का अमाउंट शुड बी मोर देन इक्वल टू 7 ईयर्स। लोन का अमाउंट 7 साल के ऊपर होना चाहिए। अगर अदरवाइज है तो लोन का अमाउंट 5 साल के ऊपर होना चाहिए। मतलब समझो मैंने इंडिया में ही लोन लिया है, तो एटलीस्ट 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स का लोन होना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स काउंट होगा और मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करूंगा। लेकिन अगर लोन मैंने फॉरेन से लिया हुआ है, फॉरेक्स में, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, तो लोन कम से कम 7 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा, है ना। किसकी बात थी ये, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू बी रिटन ऑफ। नेक्स्ट, सेक्शन 35 AD लिखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेसेस। वो बिजनेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर्टन बिजनेसेस में गवर्नमेंट ने क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को अलाउ किया है। मतलब इफ यू यू नो इनकर एन एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन ऑफ असेट, असेट अगर आपने खरीदा तो आपको 35 AD का डिडक्शन मिल जाएगा। तो दिस सेक्शन इज समवॉट रिलेटेड टू सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च। कैसे रिलेटेड कैसे, सेक्शन 35 में हमने सीखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेक्शन 35 AD में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब समझो आपने मशीन खरीदा 10 करोड़ का, तो वो पूरा 10 करोड़ आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर लो, उसको राइट ऑफ कर लो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिख के। ठीक है, असेसी कौन होना चाहिए, सारे असेसी को ये बेनिफिट अलाउड है। और बिजनेस क्या होना चाहिए, तो बिजनेस में 14 बिजनेसेस है दोस्तों, 14 बिजनेसेस, और उसमें कमेंसमेंट डेट भी इंपॉर्टेंट होता है। वो बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने लिखा है स्पेसिफाइड बिजनेस में पहला 1 अप्रैल 2007 या उसके बाद हमें पाइपलाइन स्टार्ट करना है। और पाइपलाइन का कौन सा बिजनेस, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ क्रॉस कंट्री नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइपलाइन को ले कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2007 या एनी टाइम देयर आफ्टर। तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो समझो आपने मशीन खरीदा, है ना, तो मशीन खरीदा आप 10 करोड़ का खरीदा, तो पूरा 10 करोड़ पीएनएल अकाउंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बिजनेस था पहला, पाइपलाइन, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस। 1 अप्रैल 2009 या उसके बाद मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए कोल्ड चेन स्टोरेज का, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ कोल्ड चेन फैसिलिटी। तो इसका भी डिडक्शन आप ले लो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए।
एग्रो वेयर हाउस, एग्रीकल्चरल वेयर हाउस आपने चालू किया जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखते हो और आप रेंट लेते हो फार्मर से, तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 35 AD का। 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद हमने हॉस्पिटल चालू किया, मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल, तो वी आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। हाउसिंग प्रोजेक्ट चालू किया, डेवलपमेंट डिजाइनिंग बिल्डिंग ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट। वो हाउसिंग प्रोजेक्ट कौन सा होना चाहिए? स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम वाला होना चाहिए, स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम वाला। 1 अप्रैल 2010 को ये होटल का भी बिजनेस एलिजिबल हो गया। अगर आपने होटल का बिजनेस स्टार्ट किया कभी 1 अप्रैल 2010 और एनी टाइम देयर आफ्टर, देन यू आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। ये होटल मिनिमम 2 स्टार का होना चाहिए दोस्तों। तो 1 अप्रैल 2010 से 3 बिजनेसेस एलिजिबल हुए, हॉस्पिटल है, हाउसिंग डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं काय के लिए, स्लम रिहेबिलिटेशन है ना, स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम वाले, और होटल का बिजनेस चालू किया मिनिमम 2 स्टार वाले। 1 अप्रैल 2011 से हाउसिंग प्रोजेक्ट वापस। ये कौन सा हाउसिंग प्रोजेक्ट है? ये अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जैसे माडा वाले बिल्डिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत जो बिल्डिंग बनते हैं वो बजट साइज के और फ्लैट होते हैं, जिसमें अमाउंट कॉस्ट ऑफ फ्लैट भी सस्ते होते हैं और छोटे घर होते हैं। तो ऐसे अगर बिल्डिंग बनाने का आपने प्रोजेक्ट ले लिया तो आप एलिजिबल हो फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। और फर्टिलाइजर का भी बिजनेस 1 अप्रैल 2011 से एलिजिबल हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अगर आपने फर्टिलाइजर प्लांट स्टार्ट किया तो आप 35 AD का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2012, इसमें हनी का बिजनेस है, बीज कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बीज वैक्स। ICD इनलैंड कंटेनर डिपो है, कंटेनर रखने के लिए हम लोगों ने एक डिपो बनाया। CFS है, कस्टम फ्रेट स्टेशन है ना। कस्टम फ्रेट स्टेशन एक मिनी पोर्ट होता है जहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, तो ये हमने एक एरिया डेवलप किया CFS बोल के, कस्टम फ्रेट स्टेशन। तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एलिजिबल हो जाएगा फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 35 AD। सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ICD है, CFS है, यही पॉइंट है ICD CFS है ना, इनलैंड कंटेनर डिपो एंड कस्टम फ्रेट स्टेशन। शुगर वेयर हाउस है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ शुगर वेयर हाउस। 1 अप्रैल 14 से स्लरी पाइपलाइन का बिजनेस एलिजिबल हुआ, लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आयरन ओर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्लरी पाइपलाइन हम लोगों ने इंस्टॉल किया। और सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों। ये क्या होता है? अभी जैसे सेमी कंडक्टर मतलब जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह, प्रोसेसर वगैरह बनाने का फैक्ट्री है ये। तो ये फैक्ट्री अगर चालू किया इंडिया में किसी ने 1 अप्रैल 14 या उसके बाद, तो उसको 100% डिडक्शन मिल जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। 1 अप्रैल 17 को डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग मेंटेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने का काम है, ऑपरेट करने का या मेंटेन करने का, वो भी एलिजिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में PWHR आता है, P फॉर पोर्ट, एयरपोर्ट, नेविगेशनल चैनल इन सी, इनलैंड वाटरवेज वगैरह सब कवर है। नेविगेशनल चैनल इन सी वगैरह क्या होता है आपको पता होगा, जैसे पोर्ट के पास आजू बाजू में है ना, अभी समझो कैनल से आने जाने का रास्ता बहुत नैरो है, तो नेविगेशनल चैनल बनाते हैं ताकि वहाँ से शिप्स वगैरह नेविगेट हो सके, आ सके, जा सके। इनलैंड वाटरवेज हमने डेवलप किया, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आता है। ये जो भी कंपनीज डेवलप कर रही है, पोर्ट, एयरपोर्ट, नेविगेशनल चैनल, इनलैंड वाटरवेज, दे आर एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हमने बनाया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमने चालू किया, जैसे RO के प्लांट वगैरह स्टार्ट किए, तो हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। सैनिटेशन सीवरेज का प्लांट चालू किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया। हाईवे प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। अगर आपने हाईवे प्रोजेक्ट चालू किया तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देखो, हाईवे जब डेवलप होता है तो आजू बाजू का एरिया भी डेवलप होता है, वहाँ पे लोग रहने के लिए भी आने लगते हैं, हॉस्पिटल्स डेवलप होगा, मार्केट डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हाईवे प्रोजेक्ट हमारा मेन प्रोजेक्ट था, लेकिन साथ में हाउसिंग बिल्डिंग भी बनाना चालू किया। तो गवर्नमेंट बोलता है जो भी आप बिल्डिंग बना के बेच रहे हो, रेसिडेंशियल कमर्शियल, वो आपका मेन प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका मेन प्रोजेक्ट होना चाहिए हाईवे। तो अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट से अगर आपको इनकम हुआ तो वो सारा पैसा आपको हाईवे प्रोजेक्ट में ही डालना पड़ेगा।
ठीक है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं, है ना, इंक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर अदर एक्टिविटी बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट। ठीक है, मेनली हम लोग हाईवे प्रोजेक्ट लिया है हमने हाईवे डेवलपमेंट के लिए। लास्ट है रोड, इंक्लूडिंग टोल रोड, ब्रिजेस वगैरह, रेल सिस्टम वगैरह हम लोग डेवलप कर रहे हैं, है ना, रेल रेल के ट्रैक्स वगैरह ले डाउन कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस हमने स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट बोलता है आप एलिजिबल हो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला बिजनेस में, और हम लोग आपको डिडक्शन दे देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ये 2017 से ऐड हुआ। ठीक है, तो ये टोटल कितने बिजनेस हो गए दोस्तों? 14 बिजनेसेस होंगे हो गए। पहला बिजनेस है पाइपलाइन का, लेइंग एंड ऑपरेटिंग क्रॉस कंट्री नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, है ना, जैसे शायद आपको पता होगा ईरान, इराक, है ना, पाकिस्तान वगैरह के थ्रू हमारे इंडिया में पाइपलाइन आया हुआ है ना। तो पाइपलाइन में इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो हम लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर ये बिजनेस आपने 1 अप्रैल 7 या उसके बाद कभी भी स्टार्ट किया। दूसरा है दोस्तों 1 अप्रैल 2009 कोल्ड चेन स्टोरेज एग्रो वेयर हाउस, तो इसमें ये 2 बिजनेस हो गए। 1 अप्रैल 2010 से 3 बिजनेस कवर्ड हो गए। 1 अप्रैल 11 से हाउसिंग प्रोजेक्ट, कौन सा, अफोर्डेबल हाउसिंग वाला, और फर्टिलाइजर प्लांट, 2 बिजनेस। अप्रैल 2012 से हनी है, आईसीडी सीएफएस है, और शुगर वेयर हाउस है, तो इसमें 3 बिजनेस आ गए। 1 अप्रैल 14 से स्लरी पाइपलाइन सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये 2 बिजनेस आ गए। और 1 अप्रैल 17 से एक आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 3, 6, 8, 11, 11 + 2 13 एंड 1 14 बिजनेसेस। तो ये 14 बिजनेसेस आपको याद रखना है, डेट के साथ अगर याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये डेट अभी काम आने वाला है, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन इन बिजनेस। डिडक्शन किस बात का मिलेगा और कितना मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलता है भाई आप 100% डिडक्शन ले लो, और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का भी ले लो, पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का भी ले लो। डिडक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर का होना चाहिए ऑन एक्विजिशन ऑफ, है ना, असेट अदर देन लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड अगर आपने अक्वायर किया होगा तो आपको 35 AD का डिडक्शन नहीं है। लैंड वैसे भी डिप्रिसिएबल असेट होता नहीं है। गुडविल अगर आपने अक्वायर किया है तो भी नॉट एलिजिबल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है ना 35 AD का, अभी हम लोग आगे सीखेंगे डिटेल में। बिजनेस मस्ट बी न्यू बिजनेस, तो अगर बिजनेस न्यू है तो गुडविल का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शेयर एंड डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस वगैरह वो ऑलरेडी 35, है ना, 35D में कवर्ड है, तो अलग से आपको इसमें डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे अदर होने चाहिए, जैसे बिल्डिंग हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, उसका डिडक्शन आप ले लो। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन, अगर हमने अक्वायर किया, असेट खरीदा, और 10,000 का ये असेट है, तो गवर्नमेंट बोलता है ऑलवेज अलाउड, वेदर यू पे बाई कैश, है ना, बेरर चेक, क्रॉस चेक, नॉर्मल समझो, क्रॉस चेक से पे किया तो भी चलेगा, अकाउंट पे चेक से पे किया तो भी चलेगा। 10,000 का एक्सपेंस कैसे भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 10,000 है, समझो मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और वो मशीन है 15,000 का, तो गवर्नमेंट बोलता है इट मस्ट बी पेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ईसीएस और थ्रू प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ये स्ट्रिक्टली हमें ऐसे ही पेमेंट करना है। इफ द पेमेंट एक्सीड्स 10,000 ऑन एक्विजिशन ऑफ असेट, देन द पेमेंट मस्ट बी डन थ्रू दीज मोड्स। अगर आप बेरर चेक से भी पे करोगे, बेरर चेक से पे करोगे तो भी नॉट अलाउड। अगर आपने सिंपल क्रॉस चेक से पे किया तो भी नॉट अलाउड, क्रॉस चेक भी अलाउड नहीं है। क्रॉसिंग में कौन सा क्रॉसिंग होना चाहिए? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही क्रॉसिंग होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना है, क्रॉस चेक भी नॉट अलाउड। यहाँ पे मैंने लिखा है अदरवाइज में डिडक्शन नॉट अलाउड। तो समझो मैंने कोई मशीन खरीदा, है ना, मोर देन 10,000 का मशीन है, समझो 1 लाख का मशीन है, और मैंने पे कर दिया कैश में तो नहीं चलेगा। बेरर चेक से पे किया तो भी नहीं चलेगा, क्रॉस चेक से पे किया तो भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, टीसीएस या प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करता हूँ, तो फिर गवर्नमेंट बोलता है आप डिडक्शन ले लो 100%। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दोस्तों कंडीशन। कंडीशन क्या है? एलिजिबल बिजनेस अंडर 35 AD मस्ट बी अ न्यू बिजनेस। 35 AD का बिजनेस नया बिजनेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सेटअप बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके, रिकंस्ट्रक्ट करके हमें नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है ना, जैसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वगैरह आपने सीखा होगा, तो ऐसे बिजनेस एलिजिबल नहीं है फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपने मशीन खरीदा तो नए होने चाहिए, और नए मशीन आप कितना भी खरीदो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा तो इम्पोर्टेड के लिए लिमिट नहीं है ना। मतलब इम्पोर्टेड मशीन मतलब मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है, इट वाज अर्लियर यूज्ड इन अर्लियर यूज्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया में वो यूज नहीं होना चाहिए, फॉरेन में वो यूज हो रहा था, फॉरेन से मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उसको नया ही समझ लेंगे, न्यू, और उसके लिए लिमिट नहीं है। लेकिन अगर समझो आपने इंडिया में सेकेंड हैंड मशीन खरीदा किसी से, तो गवर्नमेंट बोलता है फिर मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलाउड। तो समझो एग्जाम्पल, आपने टोटल मशीन खरीदा 100 का, 100 करोड़ का मशीन खरीदा, है ना, जिसमें से समझो एग्जाम्पल के लिए 35 करोड़ का नए मशीन है। ठीक है, फिर ओल्ड मशीन में इम्पोर्टेड है, हमने इम्पोर्टेड मशीन खरीदा, एग्जाम्पल के लिए समझो 20 करोड़ का, तो ये भी अलाउड हो जाएगा, ये भी, इसको हम लोग दोनों को न्यू मशीन समझने का। तो 35 और 20 55 हो गया। 45 का मैंने अदर ओल्ड मशीन खरीदा, तो ये 45 क्या होगा, है ना। तो ये 45 में से गवर्नमेंट बोलता है मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो टोटल तो 100 है, 100 का 20% 20 होता है, तो ये सिर्फ 20 अलाउड होगा। मतलब टोटल 100 है, 100 में से 35 एलिजिबल, 20 एलिजिबल, और 45 था, है ना, ये टोटल 100 इस तरह से हो गया। तो अपने को डिडक्शन इसका 35 का पूरा मिलेगा, 20 का पूरा, और 45 में से डिडक्शन खाली मिलेगा 20 का। तो कितना हो गया, 75 का डिडक्शन। तो ऐसा ये पॉइंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। समझो इस बिजनेस में लॉस है और उसको हम लोग सेट ऑफ कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलता है बिजनेस अगर आप सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस ही होना चाहिए, ये जो 14 बिजनेसेस दिए थे वही होना चाहिए, और डिडक्शन भी एलिजिबल होना चाहिए। अब एलिजिबल कब मिलेगा, एलिजिबिलिटी कब होगा, जब ये बिजनेस को हमने स्पेसिफाइड डेट के बाद स्टार्ट किया होगा। ये डेट अपने को याद रखना है, मतलब अगर किसी ने पाइपलाइन का बिजनेस चालू किया है तो इट मस्ट हैव बीन स्टार्टेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2007। अगर आप इसके पहले ही चालू कर देते हो 1 अप्रैल 7 के पहले ही, तो वो इन एलिजिबल बिजनेस है। ठीक है, स्पेसिफाइड है लेकिन एलिजिबल नहीं रहेगा। बिजनेस तो पाइपलाइन का ही चालू किया था मैंने 2007 से पहले, तो स्पेसिफाइड बिजनेस है लेकिन एलिजिबल नहीं होगा सिंस इट वाज स्टार्टेड बिफोर दिस डेट, कमेंसमेंट डेट विच वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये जो डेट नोटिफाई किए हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो बिजनेस हैज टू बी स्टार्टेड आफ्टर दिस डेट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्पेसिफाइड बिजनेस कैसा होना चाहिए, एक तो स्पेसिफाइड और दूसरा क्या, एलिजिबल भी होना चाहिए, तो ये आपको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। ये लिखा है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस अंडर 35 AD कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस वेदर एलिजिबल और नॉट। देखो अगर आपको 35 AD के बिजनेस में लॉस हुआ, है ना, तो दिमाग में क्या रखना है कि वो बिजनेस स्पेसिफाइड भी होना चाहिए और एलिजिबल भी होना चाहिए। 35 AD वाले बिजनेसेस में गवर्नमेंट बोलता है इसके लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, बिजनेस स्पेसिफाइड भी होना चाहिए। स्पेसिफाइड मतलब वो 14 बिजनेसेस ही होने चाहिए, और एलिजिबल भी होना चाहिए। एलिजिबल का मतलब उस बिजनेस को हमने उस कमेंसमेंट डेट के बाद ही कमेंस करना चाहिए, जो कमेंसमेंट डेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। तो मतलब इन एलिजिबल कब होगा, इफ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट बिजनेस बिफोर द नोटिफाइड डेट। तो गवर्नमेंट बोलता है फिर हम लोग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे, हम लोग लॉस को सेट ऑफ नहीं करने देंगे, ऐसा ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इट मस्ट बी कमेंस्ड ऑन और आफ्टर दैट पर्टिकुलर डेट, तो ही स्पेसिफाइड और तो ही एलिजिबल। अगर समझो आप बोलते हो कि मेरा सर 35 AD का बिजनेस है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो आप उसके लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट दिमाग में रखना। अगर लॉस है तो लॉस के लिए कंडीशन, ठीक है, अगर 35 AD वाले लॉस है तो कंडीशन, है ना, क्या कंडीशन,
35 एडी के बिजनेस में लॉस हुआ तो कंडीशन क्या, दो कंडीशन है दोस्तों। पहला कंडीशन है ना, वो बिजनेस स्पेसिफाइड ही होना चाहिए, 35 एडी वाले ही बिजनेस होने चाहिए और एलिजिबल ही होने चाहिए, ठीक है, तो ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं लॉस को, वरना नहीं। और जिसके सामने सेट ऑफ करना है वो भी स्पेसिफाइड बिजनेस ही होना चाहिए, है ना, वो एलिजिबल होगा तो भी चलेगा, नॉट एलिजिबल है तो भी चलेगा, ठीक है। तो लॉस आया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर समझो इस लॉस को मेरे को सेट ऑफ करना है तो गवर्नमेंट बोलता है जिस प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ करोगे वो भी 35 ईडी का ही प्रॉफिट होना चाहिए, और वो एलिजिबल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 35 एडी का जिसमें इनकम है एलिजिबल है तो भी चलेगा, नॉट एलिजिबल है तो भी चलेगा, लेकिन 35 एडी वाले ही बिजनेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, 8-9 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। समझो लॉस आया मुझे स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस में, तो ये मेरा बिजनेस स्पेसिफाइड भी है एलिजिबल भी है, मतलब लॉस आया तो सेट ऑफ कर सकता हूँ। अब देखते हैं इनकम किसका होना चाहिए, किसके इनकम के सामने सेट ऑफ करना है, तो वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, एलिजिबल होगा तो अच्छा है, स्पेसिफाइड एलिजिबल है तो अच्छा है, सेट ऑफ हो जाएगा। स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस सेकेंड एग्जांपल, सामने वाला स्पेसिफाइड इन एलिजिबल है, स्पेसिफाइड है दोस्तों, स्पेसिफाइड का मतलब है ना वो कौन से बिजनेस है, तो कौन से बिजनेस जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हो, मतलब 14 बिजनेस। इन एलिजिबल क्यों है, क्योंकि हमने उस डेट से पहले ही स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट बोलता है चलेगा नो प्रॉब्लम, आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आप सेट ऑफ कर सकते हो इसके सामने। थर्ड एग्जांपल स्पेसिफाइड है इन एलिजिबल है, अब देखो लॉस है, यहाँ पे लॉस लिखा है मैंने, स्पेसिफाइड इन एलिजिबल है तो इसका सेट ऑफ मिलेगा ही नहीं, सीधा स्ट्रेट अवे मैंने लास्ट में नो लिख दिया, ये सामने वाला क्या है उससे हमें मतलब नहीं है ना, इसमें तो सेट ऑफ मिलेगा ही नहीं, तो इसको देख के मतलब ही नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 स्पेसिफाइड है इन एलिजिबल है, तो सामने वाला देखने का ही नहीं, सेट ऑफ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 5 नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, अभी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो हमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने कंडीशन दिया है अगर लॉस 35 एडी का है तो स्पेसिफाइड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 में मैंने लिखा है कि वो नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, मतलब 35 एडी वाला है ही नहीं, तो समझो वो रिटेल बिजनेस है ना, रिटेल बिजनेस कोई भी बिजनेस है, ग्लास का बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, तो चलेगा ना, उसके लिए कंडीशन है ही नहीं। नॉर्मल बिजनेस को तो हम लोग, नॉर्मल बिजनेस के लॉस को तो हम लोग सेट ऑफ करेंगे ही, तो इसलिए देखो मैंने लास्ट में यस लिखा है। अच्छा, इसको सेट ऑफ किसके सामने कर रहे हैं हम लोग, स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस के इनकम के सामने, है ना। देखो स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस का इनकम है, इनकम के लिए कंडीशन नहीं था, है ना, इनकम चलेगा, और उसके सामने आप कोई नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो, है ना। कंडीशन इन लोगों ने किसके लिए डाला था, 35 एडी के लॉस के लिए कंडीशन डाला था कि स्पेसिफाइड भी होना चाहिए, एलिजिबल भी। यहाँ पे तो इनकम लिखा है तो सेट ऑफ अलाउड हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। पॉइंट नंबर 6 में मैंने लिखा है स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस, तो देखो ये स्पेसिफाइड भी एलिजिबल भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है हमें। सामने वाला नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है तो सेट ऑफ चले होगा क्या, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट क्या बोलता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 35 एडी वाले बिजनेस के लॉस है तो वो स्पेसिफाइड भी होना चाहिए और एलिजिबल भी होना चाहिए, और जब लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं तो सामने वाला भी बिजनेस 35 एडी का ही होना चाहिए, वो एलिजिबल होगा तो भी चलेगा, इन एलिजिबल है तो भी चलेगा। अब पॉइंट नंबर 6 में क्या बोलता है, स्पेसिफाइड एलिजिबल बिजनेस का लॉस है, तो लॉस में तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी इनकम भी तो 35 एडी वाला होना चाहिए, तो ये 35 एडी वाला नहीं है, ये नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है अच्छे से ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 में देखो यहाँ पे लिखा है नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, है ना, हमारा बिजनेस नॉर्मल बिजनेस है, नॉन स्पेसिफाइड, और उसमें लॉस हो गया, अब मैं उसको सेट ऑफ कर रहा हूँ। स्पेसिफाइड इन एलिजिबल बिजनेस में कर सकता हूँ, इनकम के लिए कंडीशन थोड़ी ना है, लॉस के लिए कंडीशन था, तो इनकम स्पेसिफाइड इन एलिजिबल में, मतलब ये समझो ना 14 बिजनेसेस जो भी थे, आपने जो भी पाइपलाइन सीखा, क्रॉस कंट्री नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल वगैरह, है ना, या हॉस्पिटल वगैरह मिनिमम 100 बेड का, आपने होटल चालू किया मिनिमम 2 स्टार का होटल वगैरह, तो वो इन एलिजिबल है, मतलब उसको उस नोटिफाइड डेट से पहले स्टार्ट किया था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये इनकम है, तो हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेसिफाइड इन एलिजिबल बिजनेस है, स्पेसिफाइड भी है
और इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल मतलब वो डेट के पहले ही चालू किया और उसमें लॉस है, तो हम लोग सेट ऑफ कर ही नहीं सकते, सीधा लास्ट कॉलम देख लो, है ना। अभी इनकम कौन सा है उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो 35 AD वाला लॉस, जिसमें भी लॉस हुआ वो स्पेसिफाइड और एलिजिबल होना चाहिए। लास्ट एग्जांपल हमने लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। अगर बिजनेस ही आपका नॉन स्पेसिफाइड है, मतलब नॉर्मल बिजनेस है, और आप उसको सेट ऑफ कर रहे हो नॉन स्पेसिफाइड के सामने, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस मतलब समझो ना, मेरे पास क्लोथ बिजनेस था, उसमें लॉस हुआ, और मेरे पास कोई रिटेल बिजनेस है, कोई दूसरा, उसमें मेरे को इनकम हो गया, तो मैं उसमें सेट ऑफ कर सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखना है, जब भी 35 AD के लॉस होंगे तो ये दो कंडीशन देखना है, सेटिस्फाई होना चाहिए, और जिसके सामने हम लोग, है ना, इसके लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं, वो 35 AD का ही बिजनेस होना चाहिए। वो स्पेसिफाइड हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 क्या लिखा है मैंने। पॉइंट नंबर 10, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर 35 AD बिजनेस इज अलाउड फॉर अनलिमिटेड ईयर। समझो इस साल में अगर लॉस बहुत ज़्यादा है और सेट ऑफ करने के बाद भी लॉस आ रहा है, तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम लोगों ने ये पॉइंट सीखा था सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में, और सेक्शन 73A करके है, ये बोलता है आप अनलिमिटेड ईयर्स के लिए, है ना, इन्फिनिट पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। आपको याद होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में जनरली 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन वो 8 साल अदर लॉसेस के लिए था। 35 AD के लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं है। 35 AD वाले लॉसेस को हम लोग अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी सीखा था, है ना। फिर वो साइंटिफिक रिसर्च का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए सीखा था, फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए सीखा था, ठीक है। Depreciation under Section 32 is not allowed on asset purchased for 35 AD business. Depreciation आपको नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि 100% डिडक्शन तो मैं यहाँ पे ही क्लेम कर रहा हूँ इस चैप्टर में, है ना। अगर मैंने मशीन 10 करोड़ का खरीदा है तो मैं 10 करोड़ का पूरा डिडक्शन ले रहा हूँ, तो अलग से मेरे को डिप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है अंडर सेक्शन 32, है ना। ये सेम ट्रीटमेंट था जैसा हम लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए बताया था, असेट खरीदा 100% डिडक्शन मिल गया, तो अलग से डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सिमिलर पॉइंट यहाँ पे भी है, इस केस में भी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है लॉक इन पीरियड ऑफ असेट। अगर आप कोई असेट बेचते हो तो उसका लॉक इन पीरियड दिया हुआ है, और लॉक इन पीरियड है 8 साल का। ये लोग बोलते हैं 8 साल के अंदर असेट को बेचो मत, उसको डिस्ट्रॉय मत करो, डिमोलिश नहीं होना चाहिए, डिस्कार्ड नहीं मत करो, 8 साल तक उसको आपको रखना है। अगर आप बोलते हो कि सर वो डिस्ट्रॉय हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह की वजह से भी डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी डिडक्शन विड्रॉ हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है हम लोग डिडक्शन को, जो दिया था डिडक्शन, वो हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, उस पर आपको टैक्स लग जाएगा और वो डीम्ड बिजनेस इनकम हो जाएगा, है ना, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब टैक्स भरते हैं तो हमें एक बात का ख्याल रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ख्याल रखना है, कि डिडक्शन आपने कितना क्लेम किया, है ना, वही अपने को रिटर्न करना है। लेकिन अब डिडक्शन विड्रॉ हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल डिप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा 32 का, और जो डिप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद अमाउंट बचेगा उसके ऊपर टैक्स भरूंगा, ठीक है। ये पॉइंट जरा समझ लो। जैसे समझो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो 2021 में हमने 100 करोड़ का एक मशीन खरीद लिया, 100 करोड़ का, और हम लोगों ने तभी डिडक्शन क्लेम कर लिया था, किसका, 35 AD का, 100 करोड़ पूरा। इसका WDV तो नील आ गया तभी, है ना। अब इस मशीन को 8 साल तक रखना है। मैंने क्या किया, करंट ईयर में 22-23 में इस मशीन को बेच दिया, या डिमोलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना, ऐसे किसी रीजन के वजह से वो असेट अभी डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है बेटा फिर आपको, अगर 8 साल का पीरियड मेंटेन नहीं किया, तो फिर जो डिडक्शन हमने आपको दिया था विड्रॉ हो जाएगा, उसके ऊपर आपको बिजनेस इनकम बोल के टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जब मैं टैक्स देने जा रहा हूँ, अगर 35 AD का डिडक्शन विड्रॉ हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा कि सर इसको आप नॉर्मल एसेट समझ लो, कि भाई 2021 में ये नॉर्मल एसेट खरीदा था 100 का, मेरे को 35 AD का डिडक्शन आप हटा रहे हो, तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो दे दो।
तो मैं डिप्रिसिएशन 32 वाला 3212 जो WDV आपने सीखा था उसके हिसाब से मैं डिप्रिसिएशन क्लेम कर लूंगा, है ना। नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिलेगा ना। पहले अगर 35 AD का डिडक्शन लिया था तो 32 का डिडक्शन नहीं मिला था, मतलब हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे थे ना, नो डिप्रिसिएशन। तो अब गवर्नमेंट अगर विड्रॉ कर रहा है 35 AD का डिडक्शन और टैक्स ले रहा है मुझसे, तो मैं नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा फॉर द पीरियड ऑफ यूज। अब 20 से 21 में हम लोगों ने यूज किया 15% उस साल का, है ना, 15% के हिसाब से। ये आ गया ओपनिंग WDV 1 अप्रैल 21 का। अब 21-22 का भी डिप्रिसिएशन माइनस करूंगा 15% के हिसाब से, तो 85 इंटू 15%, है ना। 85 का 15% कितना हो गया 12.75, माइनस कर दो कितना हो गया 72.25। ये WDV आ गया 1 अप्रैल 22 का, ठीक है। और समझो आपने 1 अप्रैल 22 में ही इसको बेच दिया, है ना, इस साल ही बेच दिया, समझो इसको बेच दिया, सोल्ड फॉर, या समझो इसको डिस्कार्ड कर दिया, है ना, मतलब ऐसे ही भंगार में डाल दिया। तो क्या होगा ऐसे केस में, तो हम लोग टैक्स किस पे देंगे, हम लोग इनकम पूरा 100 पे टैक्स नहीं देने का, अभी आपको टैक्स देना है 72.25 पे, ठीक है, आफ्टर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन। तो यही पॉइंट लिखा है मैंने, डिप्रिसिएशन जो भी आपने क्लेम किया वो माइनस कर दो, बैलेंस अमाउंट को डीम्ड बिजनेस इनकम समझ के टैक्स पे कर दो। अगर 8 साल के बाद ये एसेट को बेचते हो तो गवर्नमेंट बोलता है फिर हमें प्रॉब्लम नहीं है, जो डिडक्शन आपने ऑलरेडी क्लेम किया था वो डिडक्शन हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, है ना, उसका आपको उसके ऊपर आपको बिजनेस इनकम बोल के टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 13, इफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD इज क्लेम। अगर 35 AD का डिडक्शन आपने क्लेम किया तो डिप्रिसिएशन 32 वाला नहीं मिलेगा, और इनकम बेस्ड डिडक्शन है अंडर चैप्टर 6 ए विल नॉट बी अलाउड, है ना। ये सब इनकम बेस्ड डिडक्शन 80IA 80IA-B 80IB 80IC 80ID वगैरह करके सेक्शन है 80IE तक, उसमें इनकम बेस्ड डिडक्शन है, मतलब इस बिजनेस का जो भी इनकम होगा उस पर 100% डिडक्शन है। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर आप 35 AD का डिडक्शन ले रहे हो 35 AD का, तो आपको ये दो डिडक्शन नहीं मिलेगा, आप डिप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते और ये इनकम बेस्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपको डिप्रिसिएशन क्लेम करना है, इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम करना है, तो फिर 35 AD क्लेम मत करो, ऐसा नहीं तो हम पता चला इनकम पे भी टैक्स नहीं दे रहे, जो नेट इनकम बचा आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन, डिप्रिसिएशन भी क्लेम करे, तो तीन तीन बेनिफिट आपको एट अ टाइम नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कभी भी देखो, एक इनकम पे डबल टैक्स नहीं है, तो सिमिलरली एक एक्सपेंस का डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये पॉइंट है, याद रखना। इन केस ऑफ होटल बिजनेस, डिडक्शन deduction will be allowed even when an assessee transfers operation to another person। समझो आपने होटल का बिजनेस चालू किया और आफ्टर 20 ईयर 30 ईयर डाउन द लाइन आपने उस होटल का ऑपरेशंस किसी और को हैंड ओवर कर दिया, होटल अब चलाने के लिए किसी और को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग डिडक्शन को विड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। बिजनेस पहले भी आपके नाम पे था, आज भी आपके नाम पे ही है, खाली आपने ऑपरेशंस किसी और को हैंड ओवर किया, तो जिसकी वजह से हम लोग डिडक्शन को विड्रॉ नहीं करेंगे, आपको टैक्स नहीं देना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी डिडक्शन हम लोग क्लेम कर रहे हैं, ये करोड़ों का बिजनेस है, तो एक्सपेंडिचर वगैरह सर्टिफाइड होना चाहिए, इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा CA से, और एसएससी फर्निशेस द ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड बाय सच अकाउंटेंट। और CA से, है ना, वो रिपोर्ट साइन करवा के IT रिटर्न के साथ फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 35 सेक्शन हो गया, सेक्शन 35 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं इसका एक आध एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। Specified business 35 AD, Win Limited commenced the business of operating a 3-star hotel in Tirupati on 1st April 22। एंड अब ये होटल चालू किया तो होटल का कमेंसमेंट डेट था 1 अप्रैल 2010, है ना। मिनिमम 2 स्टार का होटल था, आपको शायद पता होगा, अगर याद है वो डेट्स वगैरह आप थोड़ा टाइम निकाल के 10-15 मिनट में उसको रिवाइज करो, याद कर लो डेट कौन से बिजनेस को
कब स्टार्ट हमें करना है, ठीक है, बिकॉज दोज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो होटल वाला बिजनेस हमें स्टार्ट करना है दोस्तों 1 अप्रैल 2010 और देयर आफ्टर, ठीक है, मिनिमम 2 स्टार का होटल होना चाहिए। तो बढ़ते आगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, हमने 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया तो चलेगा, एलिजिबल बिजनेस है और 3 स्टार का भी है, मतलब 2 स्टार या उसके ऊपर का है। कॉस्ट ऑफ लैंड बोलता है जून 2020 में खरीदा, मतलब ये प्री कमेंसमेंट है, लैंड वैसे भी अलाउड नहीं है दोस्तों, तो 60 का आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल बिल्डिंग है, लास्ट ईयर 2021 लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर आपने इतना पे किया, तो ये 180 दोनों एलिजिबल हो जाएगा, दोनों का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। प्लांट एंड मशीनरी ऑल न्यू अक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, है ना, 22-23 में हम लोगों ने मशीन खरीदे नए 30 करोड़ 30 lakhs का, तो ये भी एलिजिबल हो जाएगा। ऑल द अबव एक्सपेंडिचर वर कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, और ये सारे एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में दिख रहा है, असेट साइड पे दिख रहा है, कैपिटलाइज्ड है। नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, नेट प्रॉफिट है 80 लैक्स, तो जब भी हम लोग नेट प्रॉफिट है ना 80 लैक्स लिखेंगे, तो 80 लैक्स में से आप डिडक्शन क्लेम कर लो। डिडक्शन कौन सा क्लेम करोगे दोस्तों, 35 वाला, ठीक है, 35 एडी वाला। 35 एडी क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ लैंड नॉट अलाउड, तो 60 तो माइनस नहीं कर सकते, इस पे डिप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकते, है ना। फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, उसमें 30 है, 150 है कंस्ट्रक्शन वाला, और बाद में है प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर 22-23, मशीन हमने खरीदा 30 लाख का 22-23 में, मशीनरी 30 लैक्स का, ठीक है। तो इसका हम लोग डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, कितना हो गया, ये हो गया 30, 180 और 210, 210 का डिडक्शन, यहाँ पे लॉस आ गया, ठीक है, तो 80 माइनस कर दो, है ना, 210 माइनस 80, 130 का लॉस आ गया 35 एडी में, लॉस अंडर सेक्शन 35 एडी, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझा, बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके। यहाँ पे देखो लिखा है, मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल। देखो हम लोगों ने वेयर हाउस चालू किया दोस्तों, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए, है ना, फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, शुगर वेयर हाउस भी है, और एडिबल ऑयल है, तो एडिबल ऑयल एलिजिबल नहीं है, एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी नहीं आता है, शुगर भी नहीं है, ये दोनों एलिजिबल होंगे फूड ग्रेन्स और शुगर का, है ना, और एडिबल ऑयल का नहीं, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एग्रो वेयर हाउस, तो एग्रो वेयर हाउस, उसके अलावा एग्रो वेयर हाउस हमें स्टार्ट करना है 1 अप्रैल 2009 या देयर आफ्टर। यहाँ पे लिखा है शुगर वेयर हाउस, है ना, 1 अप्रैल 2012 को हमें शुगर वेयर हाउस का बिजनेस चालू करना है, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ऑफ शुगर वेयर हाउस। यहाँ पे कहीं पे भी एडिबल ऑयल आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो इनएलिजिबल है, तो ये 2009 और वो 2012
12। ठीक है, कभी चालू किया इसने 2022 में, मतलब एलिजिबल है फूड ग्रेन्स और शुगर वाला। ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया 80 lakhs का, 60 lakhs का और 50 lakhs का रेस्पेक्टिवली ऑन परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द ईयर जैन 22 मार्च 22 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस। जैन 22 मार्च 22 मतलब लास्ट ईयर की बात कर रहा है। हमारा करंट ईयर कौन सा है? 22-23, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर मतलब प्री कमेंसमेंट की बात कर रहा है, हम लोगों ने क्या किया था? 80 lakhs, 60 lakhs और 50 lakhs का हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, है ना। और हम लोगों ने क्या किया? परचेज ऑफ लैंड और बिल्डिंग किया, मतलब ये लैंड एंड बिल्डिंग का दोनों का कंबाइंड अमाउंट दिया है। कितना? 80, 60 और 50। तो ये तीन अमाउंट क्यों किसके दिए? ये पहला फूड ग्रेन्स का होगा, दूसरा होगा शुगर वेयर हाउस का, और तीसरा है एडिबल ऑयल का। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड कैपिटलाइज द सेम इन द बुक्स। ओके, हमने प्री कमेंसमेंट है इसलिए इसको कैपिटलाइज किया, बैलेंस शीट में दिखाया ऑन 1 अप्रैल 22। द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर इज 50, 40 एंड 30। इसमें लैंड का भी कॉस्ट इंक्लूडेड है दोस्तों। कितना? 50, 40 और 30। ये आपको माइनस करना है क्योंकि लैंड का कॉस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। तो 30 का डिडक्शन मिलेगा आपको, 20 का मिलेगा और 20 का मिलेगा। इसमें तो एडिबल ऑयल में मुझे डिडक्शन मिलने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे 20 पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा सेक्शन 32 में, और यहाँ पे 30 और 20 पे फुल डिडक्शन क्लेम करूंगा 35 एडी का। ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 he incurred capital expenditure 20, 15 and 10 respectively for extension and or reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above business। हम लोगों ने क्या किया? 22-23 में we spent for एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एलिजिबल हो जाएगा, है ना। बिल्डिंग की बात कर रहा है, लैंड नहीं है, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ गुडविल नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो एलिजिबल हो जाएगा। तो 20, 15 और 10, 20, 15 और 10 याद रखो दोस्तों। ये कितना हो गया? 50, ये कितना हो गया? 35 और ये कितना हो गया? 30। इस पे आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा और ये दोनों आप 35 एडी में डिडक्शन ले लो। कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर and the loss to be carried forward, assuming that Mr. A has fulfilled all the conditions specified under 35 AD and wants to claim deduction under section 35 AD and has not claimed any deduction under chapter 6A। chapter 6A का deduction नहीं लिया, which was listed under heading C, मतलब इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं ले रहे हैं वो, 80IA वाला सीरीज का डिडक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, मतलब अपने को 35 AD मिल जाएगा। The profit from the business of setting up a warehousing facility for storage of food grains, sugar and edible oil before claiming deduction on 35 AD and 32 for the assessment year 23-24 is 16, 14 और 31। बोलता है कि अपने को इनकम फ्रॉम बिजनेस हुआ उसमें से डिडक्शन लेना बाकी है। तो पहले वाले बिजनेस का 16, दूसरे वाले का 14, तीसरे वाले का 31 है, तीसरे वाले का 31। Also assume in respect of the expenditure incurred, the payment are made by account pay check or through ECS। और बोलता है कि जो हमने ये असेट खरीदे या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, ये सारे एक्सपेंडिचर हम लोगों ने अकाउंट पे चेक से ही किया हुआ है। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा? देखो, इनकम फ्रॉम बिजनेस इसमें 16 है, इसमें 14 है। अब डिडक्शन क्लेम करोगे कितना? 50 का, इसमें इसमें डिडक्शन क्लेम करोगे 35 का, और इसमें डिप्रिसिएशन क्लेम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला था? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का अमाउंट है दोस्तों। 30 बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे 10% डिप्रिसिएशन आता है, तो इसमें से 3 का डिप्रिसिएशन आएगा।
तो यहाँ पे लॉस हो गया 16 माइनस 50 है ना, 16 माइनस 50 कितना हो गया, ये 34, ठीक है। फिर 35 माइनस 14 21 और 31 माइनस 3 28। तो यहाँ पे इनकम आ गया 28 का और ये दोनों लॉस आ गए। अब इन दोनों लॉस को क्या करो, तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 35 एडी का कोई दूसरा इनकम नहीं है। और अभी अभी हमने सीखा कि 35 एडी के बिजनेस लॉस होंगे, तो उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस वेदर एलिजिबल और नॉट। तो ये दोनों तो स्पेसिफाइड है और दोनों में लॉस है, लेकिन कोई दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस है नहीं हमारे पास, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा, ठीक है। तो ये देख लेना, बहुत अच्छा सेक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है 36(1) अदर स्पेसिफाइड डिडक्शंस। अदर स्पेसिफाइड, अब ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है ना, छोटे मोटे एक्सपेंडिचर जिसका अलग अलग सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज वगैरह दिया हुआ है जहाँ पे डिडक्शन मिलता है। तो 35 तक का तो आपने देखा। 36 में सीरीज है ऑफ एक्सपेंडिचर विच वी कैन क्लेम एज डिडक्शन। उसमें सबसे पहला 36(1)(1) है, ये बोलता है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना चाहिए स्टॉक या स्टोर्स का। आपके पास गुड्स है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला, इफ यू पे फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम देन यू कैन क्लेम एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(1). ये बोलता है कि आप पीएनएल अकाउंट में उस इंश्योरेंस प्रीमियम को लिख सकते हो। 36(1)(2) ए है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द लाइफ ऑफ कैटल ओन्ड बाय प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अपने सिलेबस में नहीं है दोस्तों, 36(1)(1) है। हालांकि ये पॉइंट क्या है, ऐसे ही नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे समझो अभी फेडरल मिल्क मतलब मेन, जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल के एक फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, और फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के लाइफ स्टॉक नहीं है। लाइफ स्टॉक किसके है, प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और लाइफ स्टॉक जिसका है वो इंश्योरेंस नहीं निकाल रहा है, इंश्योरेंस निकाल रहा है फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिडक्शन अलाउ किया है, ठीक है। इट इज नॉट इन सिलेबस। 36(1)(1)(b) मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉइज और स्टाफ। आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरे स्टाफ हो, आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस मैंने पे किया, तो गवर्नमेंट मुझे बोलता है अलाउड है लेकिन सिर्फ कैश में मत पे करो, है ना। तो मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंस है, मैंने आपके मेडिक्लेम का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अगर कैश में मैंने पे किया तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बोल के क्लेम नहीं कर सकता। अगर मैंने अदर मोड से पे किया, इवन इफ इट इज पेड बाय बेयरर चेक, इट विल बी अलाउड। बेयरर चेक से पे किया होगा तो भी चलेगा, सिर्फ कैश नॉट अलाउड है, ठीक है। 36(1)(IB). 36(1)(2) बोनस एंड कमीशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करता है दोस्तों। एम्प्लॉइज का बोनस एंड कमीशन अगर पे किया है विच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। 43B हम लोग सीखेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, आपको याद भी रखना है अच्छे से। 43B बोलता है कुछ एक्सपेंसेस को आप पे करो, और कब तक पे करो, प्रीवियस ईयर में पे कर दो, है ना। प्रीवियस ईयर आपका क्या है दोस्तों, 22-23, मतलब यू मेक द पेमेंट ऑफ दीज एक्सपेंसेस बिटवीन 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। अगर नहीं पे हो पाया तो आपके असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइलिंग का डेट आएगा 31 जुलाई 23 को, तो तभी तक भी पे किया तो भी चलेगा। तो आपको 12 महीने का तो टाइम मिला ही, 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, अप्रैल मई जून जुलाई। तो आप इसको 16 मंथ में पे कर दो। पे करोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा, आउटस्टैंडिंग होगा तो नॉट अलाउड, है ना। अदरवाइज समझो अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, नहीं पे किया तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये एक्सपेंसेस 43B बोलता है पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगा कुछ एक्सपेंसेस का। मतलब मुझे डिडक्शन चाहिए तो मुझे पे करना पड़ेगा, अगर मैं आउटस्टैंडिंग रखता हूं तो मुझे डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। आगे बढ़ते हैं। मतलब सेक्शन 36(1)(2) ने क्या बोला कि एम्प्लॉइज का बोनस एंड कमीशन अगर आपने पे किया तो लिखो,
और सेक्शन 43 बी बोलता है पे हुआ तो ही लिखो, अगर पे नहीं हुआ तो मत लिखो। तो 36(1)(2) ने बोला बोनस एंड कमीशन लिखने के लिए, और 43 बी बोलता है पे करने के लिए। तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए इन ऑर्डर टू क्लेम डिडक्शंस। 36(1)(3) है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता है। हमने लोन लिया हुआ है और उसमें हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। 36(1)(3) इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर बिजनेस के काम के लिए आपने लोन लिया है और आपने एसेट परचेज कर लिया उस लोन से, और मशीन को आप यूज नहीं कर रहे हो, तो जब तक हम लोग यूज नहीं कर रहे, जब तक हम लोग पुट टू यूज ऐसे ही लोन लेके रखा हुआ है और हम लोग एसेट को यूज नहीं कर रहे, तब तक का इंटरेस्ट हम लोग कॉस्ट में ऐड करते, कैपिटलाइज कर देते हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट यूजिंग द एसेट फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन, and you claim that interest on loan as business expense that is allowed as deduction under section 36(1)(3) P&L अकाउंट के डेबिट पे लिखना चालू कर दो। ठीक है, अगर समझो आपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है, जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, परचेज ऑफ स्टॉक्स वगैरह के लिए, तो यू कैन क्लेम इट एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1)(3). 36(1)(3) में आप इंटरेस्ट को लिख सकते हो। अदर पर्पस के लिए लोन लिया मैंने तो नॉट अलाउड है ना। अदर बिजनेस पर्पस नहीं है, पर्सनल काम के लिए अगर लोन उठाया और इंटरेस्ट पे कर रहे तो बिजनेस में नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। 36(1)(3) ये बोलता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसपे 0% इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, अभी कंपनी ने समझो आपको जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया और वो 1000 का बॉन्ड है और आप उसको 600 में ही खरीद रहे हो, तो आपको 400 का फायदा हो गया परचेज करते टाइम, मतलब आपने 400 कम दिया। जब इसका रिडम्पशन होगा तो आपको 1000 रुपया कंपनी दे देगी, फेस वैल्यू पे रिडम्पशन होगा, और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ दिस बॉन्ड आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इसमें फर्क होता है। अभी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है तो आप डिफरेंस अमाउंट को इसको ही इंटरेस्ट समझ लो, है ना। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल दिस बॉन्ड इज गेटिंग रिडीम्ड। ये अभी समझो, ये तो मैंने आपके एंगल से बताया, अभी कंपनी के एंगल से जिसने इशू किया उसके लिए क्या है, उसके लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट बोलता है भी जितने साल तक का बॉन्ड है उतने साल तक राइट ऑफ कर लो। ठीक है, और ये असेसी किसको ये डिडक्शन अलाउड है? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी को अलाउड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को अलाउड है ना, कैपिटल फंड, पब्लिक सेक्टर कंपनीज को अलाउड है, और शेड्यूल्ड बैंक को अलाउड है। क्या अलाउड है? जीरो कूपन बॉन्ड को इशू करना और उसका डिडक्शन क्लेम करना। किसके लिए? डिस्काउंट के लिए। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। डिडक्शन कितना मिलेगा? रिडम्पशन वैल्यू देख लो दोस्तों, मेरे एग्जांपल में 1000 में रिडम्पशन हो रहा है, तो 1000 फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, इसको हमने इशू किया था कितने में? 600 में, है ना। तो डिफरेंस कितना हो गया? 400। उसको डिवाइड कर दो लाइफ ऑफ बॉन्ड से। समझो ये बॉन्ड है एग्जांपल के लिए 5 साल का, तो इसको 5 ईयर से डिवाइड कर दो। तो नॉर्मली हम लोग मंथ से डिवाइड करते हैं, तो 60 मंथ कर देना ऐसा, फिर पर मंथ का डिडक्शन अमाउंट आ जाएगा। अभी आप बोलते हो मैंने अगर फर्स्ट ईयर में उसको इशू किया था 1 जनवरी 23 को, तो करंट ईयर में फर्स्ट ईयर में 22-23 में 3 महीने ही आए, तो ये जो भी पर मंथ का अमाउंट आया इंटू 3 कर देना, वो 22-23 का डिडक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर पूरा 12 महीने का है, ऐसा इस हिसाब से हम लोग डिडक्शन क्लेम करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझा। छोटे से सेक्शन है और सिंपल पॉइंट है। व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? 36(1)(4) एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एएसएएफ। अब ये प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है इसको आप कंपाइल करके अच्छे से सीख के रखना है, याद करके रखना। ठीक है, इसमें एक छोटा सा एक अमेंडमेंट भी हुआ था, है ना, लास्ट ईयर। 36(1)(4) क्या बोलता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड पेंशन पेमेंट के लिए होता है दोस्तों, आरपीएफ तो प्रोविडेंट फंड के पेमेंट के लिए होता है। बॉस ने ये प्रोविजन आपके बेनिफिट के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए करके रखा है। मतलब समझो मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, आई वॉन्ट टू पे यू, है ना, फॉर द प्रोविडेंट फंड और द पेंशन पेमेंट का या प्रोविडेंट फंड का फैसिलिटी देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने आपके नाम पे ये अकाउंट ओपन कर लिया और मैं मेरे जेब से आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, एम्प्लॉयर का पैसा है, तो मेरे लिए बिजनेस एक्सपेंस होगा दोस्तों। यहाँ पे भी सेक्शन 43B है, 43B बोलता है कि आप उसको 16 मंथ तक पे कर दो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो ही अलाउड होगा। ठीक है, तो 36(1)(4) बोलता है आरपीएफ एएसएफ में बॉस ने पैसे डाले तो अलाउड हो जाएगा, है ना, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। और एक और पॉइंट याद रखना दोस्तों, जहाँ पे भी आरपीएफ लिखा हुआ है उसको बाय डिफॉल्ट ऑफ एसपीएफ भी समझो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड।
ठीक है, तो उसमें एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B विच सेज दैट द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मस्ट हैव बीन डिपॉजिटेड टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ओनली देन इट विल बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंस, अदरवाइज अगर मैंने पे नहीं किया तो नॉट अलाउड, तो हम लोग नहीं लिख सकते। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। 3614A है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस नोटिफाइड पेंशन स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम होता है दोस्तों, नोटिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें बॉस कंट्रीब्यूट कर रहा है ताकि आपको पेंशन मिले आफ्टर रिटायरमेंट, है ना। 3614A एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ने बोला है अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स विल बी अलाउड। मतलब समझो मैं आपके फंड में, आपके एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर हूँ मैं, तो मैं पहले आपका बेसिक सैलरी देखूंगा। समझो आपका बेसिक सैलरी है, कुछ भी अमाउंट लिखता हूँ जैसे 2 लाख, और आपका डीए इन टर्म्स है, डीए इन टर्म्स है ना, कितना है समझो 1 लाख लिखता हूँ, टोटल 3 लाख का सैलरी। मैंने आपके अकाउंट में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, और मैंने कितना डाल दिया समझो 50,000। गवर्नमेंट मुझे बोलता है, बॉस को बोलता है कि भाई आप 50,000 पूरा क्लेम नहीं कर सकते, हम लोग आपको 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स ही अलाउ करेंगे। तो बेसिक और डीए इन टर्म्स 3 लाख है, तो 3 लाख का 10% 30, मतलब मेरे को 30,000 लिखने मिल जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में एज बिजनेस एक्सपेंस, और बाकी का 20 विल नॉट बी अलाउड टू मी। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, और ऐसा लिखा है सेक्शन 40A9 में, 40A9 में, है ना। एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड, यहाँ पे मैंने टिक और क्रॉस का साइन करके रखा है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बिजनेस जो भी एक्सपेंस अलाउड होगा उसको टिक करो, जो नॉट अलाउड होगा क्रॉस करो। तो आई होप आपको ये 40A9, 3614A ये सारे पॉइंट समझे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 3615, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, अब ये ग्रेचुटी पेमेंट के लिए मैंने आपका, है ना, एजीएफ में अकाउंट ओपन किया और इसमें भी मैं पैसे डाल रहा हूँ। तो 3615 बोलता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू 43B, मतलब इसमें भी पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर मैंने आपके फंड में पैसे नहीं डाले तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, डाल दिए, है ना। अगर मैंने ये आपके फंड में पैसे डिपॉजिट किए तो ही मैं डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। तो 3614 था आरपीएफ एसपीएफ के लिए, 3614A है एनपीएस के लिए, 3615 है एजीएफ के लिए, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड के लिए, ठीक है। 3615A ये क्या बोलता है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी फंड, और क्या लिखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। तो समझो आप एम्प्लॉय हो, अभी आप अपने ही फंड में पैसे डाल रहे हो। अब ये कैसे होता है, तो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी में सीखा था कि एम्प्लॉय के सैलरी से सर्टन अमाउंट डिडक्ट होता है ना। तो आपके सैलरी में से ये पैसा डिडक्ट होके आपके फंड में गया, ठीक है। अब ये मेरे लिए, मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, मैं तो बॉस हूँ, तो वो एक्चुअली वो पैसे मैंने ही आपके फंड से, आपके सैलरी में से डिडक्ट किया है, तो ये पैसा एक्चुअली मेरे हाथ में पड़ा हुआ है ना। अभी आपका बेसिक सैलरी था, डीए था वगैरह, उसको पे करते टाइम पे मैंने क्या किया था, इसके कंट्रीब्यूशन के अमाउंट काट लिए थे। मतलब समझो आपका सैलरी 5 लाख है, उसमें से मैंने 50,000 काटा, काहे के लिए, ताकि वो 50,000 मैं आपके प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी फंड में डिपॉजिट करूं। लेकिन मैंने समझो डिपॉजिट नहीं किया, तो गवर्नमेंट बोलता है मुझे नॉट अलाउड। अगर डिपॉजिट किया टिल द ड्यू डेट ऑफ फंड, फंड के ड्यू डेट तक अगर डिपॉजिट कर दिया तो ये अलाउड हो जाएगा। और ये इसी में अमेंडमेंट था दोस्तों, यही पॉइंट अमेंडमेंट था, है ना। इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना, अपना केस, कोर्ट के केसेस के जजमेंट थे, जहाँ पे हम लोग रिटर्न फाइलिंग का पॉइंट देखते थे। रिटर्न फाइलिंग तक भी बॉस ने डिपॉजिट कर दिया तो अलाउ हो जाता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्पेसिफाई किया कि भाई 43B इस एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। 43B बोलता है रिटर्न फाइलिंग तक भी डिपॉजिट किया तो भी चलेगा, वो प्रोविजन 3615A में एप्लीकेबल नहीं है। हर एक फंड का अपना एक ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट तक ही डिपॉजिट करना चाहिए। अगर डिपॉजिट किया होगा तो अलाउड, नहीं किया होगा तो नॉट अलाउड, ऐसा। तो समझो आपके फंड का ड्यू डेट था 30 अप्रैल,
और मैंने डिपॉजिट किया उसको अप्रैल के बाद, तो मेरे को डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दिस पॉइंट इज डिफरेंट देन 36144A एंड 5। तो यहाँ पे टोटल कितने सेक्शन हो गए दोस्तों? 4। 4 हो गया आरपीएफ एएस। पहला 3 सेक्शन तो आप याद रखो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और लास्ट का सेक्शन याद रखो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, व्हाट वाज फर्स्ट सेक्शन? 3614 employer contribution to recognized provident fund, approved superannuation fund. 3614A NPS, notified pension scheme. 3615 ये किसकी बात कर रहा था? अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड की बात कर रहा था। और ये तीनों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। लास्ट सेक्शन इज 3615A। 3615A किसकी बात करता है? एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की बात करता है। किसमें? प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी फंड में, ईएसआईएस में। और ये बोलता है कि भाई ड्यू डेट तक डिपॉजिट करो, फंड के ड्यू डेट तक तो ही अलाउड होगा, वरना नॉट अलाउड। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझा। लॉस ऑन लाइव स्टॉक, ये अपने सिलेबस में नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूं। 3617 ये क्या पॉइंट है? बैड डेट्स की बात करता है। अगर बैड डेट्स पर्सनल बैड डेट्स है तो नॉट अलाउड, इट मस्ट बी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी। रेवेन्यू नेचर का है तो अलाउड, और बैड डेट्स लिखना सबको अलाउड है दोस्तों, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ये याद रखना, सारे एसएससी को अलाउड है, इसमें कुछ भेदभाव नहीं। अगर बैंक वाले हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, तो उन लोगों को आरडीडी भी लिखने मिलता है। आरडीडी कौन से सेक्शन में लिखते हैं वो लोग? 3617A में लिखते हैं। ये आरडीडी वाला पॉइंट अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 3617A, यस, मैंने इसमें डाला भी नहीं है वो पॉइंट। तो 3617A में वो लोग आरडीडी लिखते हैं। सिर्फ आरडीडी लिखना बैंक्स वालों को ही अलाउड है। तो गवर्नमेंट ने बैंक वालों को बोला कि भाई तुम लोग जो भी आरडीडी लिख रहे हो, अगर उतना बैड डेट्स हुआ तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझो तुमने आरडीडी अगर लिखा, आरडीडी का डिडक्शन अगर तुमने क्लेम किया, समझो एग्जांपल के लिए 100 करोड़ का, और बाद में तुम लोग बोलते हो कि बैड डेट्स कितना हो गया? 110, तो हम लोग ऐसा समझेंगे कि 110 में तुमने 100 तो ऑलरेडी आरडीडी बोल के क्लेम किया ही है, तो बैड डेट्स अभी खाली 10 ही लिख सकते हो, ऐसा पॉइंट है। ठीक है, हम लोग आरडीडी तो नहीं लिख सकते, बैंक वाले ही सिर्फ आरडीडी लिखते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ बैड डेट्स अलाउड है। तो बैड डेट्स हम लोग कितना लिखेंगे? पूरा 110। बस एक छोटा सा फर्क है, डिफरेंस। अदर एसएससी को फुल्ली अलाउड है, पूरा बैड डेट्स लिख सकता है। कैपिटल नेचर का बैड डेट्स होगा तो नॉट अलाउड है ना, जैसे आपने असेट बेचा और बैड डेट्स हुआ तो वो सब यहाँ पे लिखने नहीं मिलेगा। इट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। ठीक है, 3617। 41.4 है दोस्तों, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स की बात करता है। अभी देखो बैड डेट्स पहले पास्ट में अलाउड था कि नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, बैड डेट्स होता है और इनकम टैक्स वाले उसको अलाउ नहीं करते, असेसिंग ऑफिसर ने अलाउ नहीं किया। सर अलाउ क्यों नहीं किया? इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से वो बैड डेट्स है ना, हम लोगों ने जो भी इनकर किया था वो दैट वाज बिकॉज ऑफ आर पार्ट ऑफ नेग्लिजेंस, हमारे मिस्टेक के वजह से हुआ था, इसलिए इनकम टैक्स वालों ने अलाउ नहीं किया था। तो अगर अभी उसका रिकवरी हुआ तो क्या करूँ? तो ये पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर बैड डेट्स हुआ था पहले और इट वाज ऑलरेडी अलाउड, मतलब हम लोगों ने उस बैड डेट्स को पीएनएल अकाउंट के डेबिट पे लिख के प्रॉफिट कम किया था, तो गवर्नमेंट बोलता है अगर अभी उसका रिकवरी होगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पहले बैड डेट्स बोल के हम लोगों ने एक्सपेंस क्लेम किया था, टैक्स नहीं दिया था, तो अभी इनकम बोल के टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर बैड डेट्स पहले अलाउड नहीं था, मतलब हमने पहले ही टैक्स दिया, समझो अभी 2 साल पहले लॉस हो गया था, बैड डेट्स लिखा हमने, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने डिसअलाउ कर दिया, 2 साल पहले ही मैंने उस बैड डेट्स पे टैक्स दिया हुआ है, तो अभी अगर रिकवरी होगा तो क्या करूँ? तो अभी नॉट अलाउड, तो अभी मैं टैक्स क्यों दूँ? ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी बैड डेट्स रिकवरी हुआ है करंट ईयर में, उसका ट्रीटमेंट पास्ट में क्या हुआ था। ये पीएनएल अकाउंट है ऑफ द करंट ईयर, और समझो यहाँ पे हमने बैड डेट्स लिखा, बाय बैड डेट्स रिकवरी, और आपने 100 का बैड डेट्स रिकवरी लिखा,
ना, इसमें लिखा हुआ है ₹40 वॉज नॉट अलाउड अर्लियर, 40 अलाउड पहले नहीं था। इसका मतलब हमने 40 का जो बैड डेट्स हुआ था उसके ऊपर हमने टैक्स दिया था। तो बोलने का अगर 40 का पहले नॉट अलाउड तो अभी भी 40 नॉट अलाउड, मतलब अभी 60 अलाउड। 60 अलाउड का मतलब होता है 60 टैक्सेबल हो जाएगा ऐसा। और जो नॉट अलाउड है उसको कंसिडर मत करो। तो इनकम में आपको यहाँ पे 40 क्रॉस करना है, खाली 60 टिक करना है। इनडायरेक्ट मेथड अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग क्रॉस वाले लिखते हैं, जो नॉट अलाउड है उसको हम लोग कैंसल ऐड बैक कर देते हैं, है ना। आपको फॉर्मेट याद होगा। 3619 प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग अमंग एम्प्लॉय है ना ऑफ बाय द कंपनी एसएससी। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है ना, जैसे जनसंख्या ना बढ़े उसके लिए हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट वगैरह बना रहे, बेच रहे, बांट रहे। गवर्नमेंट बोलता है ये डिडक्शन सिर्फ कंपनी एसएससी को ही अलाउड है। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, मशीन खरीदा वगैरह, है ना, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड। मतलब 5 साल तक आप क्लेम करो, 5 years तक राइट ऑफ करो। रेवेन्यू एक्सपेंस होगा तो फुल्ली नॉट अलाउड, फुल्ली अलाउड, आई एम सॉरी। रेवेन्यू एक्सपेंस इज फुल्ली अलाउड वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 1/5 अलाउड। बट दिस डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू अ कंपनी एसएससी। इफ यू आर अदर देन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, तो डिडक्शंस आर नॉट अलाउड। 3619 का, ठीक है, सिर्फ कंपनी वालों के लिए अलाउड। 3615 है दोस्तों, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। अब ये मैंने आपको बताया था कैपिटल गेन में, जब भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमें ये टैक्स देना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। गवर्नमेंट बोलता है जिस शेयर्स पे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है, अगर वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब यू आर डीलिंग इन शेयर्स, बाइंग एंड सेलिंग, इट इज योर रूटीन बिजनेस, तो हम लोग एसटीटी को बिजनेस एक्सपेंस बोल के अलाउ कर देंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो। लेकिन अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, शेयर में आप डील नहीं करते हो, आप इन्वेस्टर हो, आपका मेन धंधा शेयर खरीदना बेचना नहीं है, और आपने एसटीटी पे किया, तो एसटीटी को कैपिटल गेन चैप्टर में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ना तो हम लोग ट्रांसफर एक्सपेंस बोल के माइनस कर सकते हैं, ना तो हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 36(1) है ना। 16 क्या बोलता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लिखो। जिस तरह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स सिक्योरिटीज पे लगता है, वैसे कमोडिटी मार्केट में सीटीटी लगता है, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, है ना। जैसे अभी वीट, है ना, आयरन वगैरह, ये सब अगर आप खरीद रहे हो, वीट राइस वगैरह खरीद रहे हो कहाँ पे, कमोडिटी मार्केट में, तो आपको सीटीटी देना पड़ता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन कमोडिटी आपके लिए गुड्स होना चाहिए, इट मस्ट बी योर स्टॉक इन ट्रेड। 36(1) सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन 37(1), जनरल डिडक्शंस की बात करता है। ये सेक्शन 36 तक के आने वाले एक्सपेंडिचर के अलावा, मतलब समझो हमने 30 से 36 तक एक्सपेंडिचर सीखा, और वो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस का डिडक्शन था, है ना। अगर उसके अलावा भी कोई एक्सपेंस है विच इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 32-36, तो वो सारे एक्सपेंस आप 37(1) में क्लेम कर सकते हो। तो ये जनरल डिडक्शन है, तो रेसिडुअल है सेक्शन है, ये बोलता है कि जो भी एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं हुए अंदर अंडर एनी अदर सेक्शन दैट विल बी अलाउड एज एक्सपेंस अंडर सेक्शन 37(1), जनरल डिडक्शन। इसमें कुछ कंडीशंस है। डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस नॉट कवर्ड अंडर 32-36 is allowed as deduction under section 37(1). इट मस्ट बी रेवेन्यू इन नेचर। जो भी एक्सपेंस आप लिख रहे हो 37(1) में, वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। सच एक्सपेंसेस मस्ट हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये एक्सपेंस करंट ईयर का होना चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ एसएससी, और ये आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल एक्सपेंस नहीं होने चाहिए। इट मस्ट नॉट बी डिसअलाउड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और ये ऐसा भी एक्सपेंस नहीं होना चाहिए जो इनकम टैक्स में किसी दूसरे प्रोविजन में डिसअलाउड है। तो मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे डोनेशन इन सोवेनियर, न्यूज़पेपर और ब्रोशर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज डिसअलाउड अंडर सेक्शन 37(2)(b). 37(2)(b) में स्पेसिफिक डिसअलाउंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे डोनेशन लिखा है, इसको आप एडवर्टीजमेंट ट्रीट करो, एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर, न्यूज़पेपर वगैरह ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, तो स्पेसिफिक डिसअलाउंस दिया है 37(2)(b) में। तो ऐसे एक्सपेंस को भी आप 37(1) में नहीं लिख सकते। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा। 37(1) में जनरल एक्सपेंस का डिडक्शन है विच इज नॉट कवर्ड अंडर 32-36, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, इनकर्ड होना चाहिए,
बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, और ये डिसअलाउड भी नहीं होना चाहिए अंडर एनी अदर प्रोविजन, है ना। देयरफॉर सच एक्सपेंसेस विल नॉट बी अलाउड। ओके, 37(2)(b) वाला एडवर्टीजमेंट वाला वो 37(1) में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एनएसएससी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस or which is prohibited by law under explanation 1 shall include and shall be deemed to have always included the expenditure incurred by SSC। देखो, अगर आपने एक्सपेंस किया और वो ऑफेंस के तहत पे किया है, प्रोहिबिटेड कोई आपने ऐसा एक्टिविटी किया जो अगेंस्ट लॉ था, और आपने कुछ एक्सपेंस इनकर किए, तो वो ऐसे एक्सपेंस को भी ये लोग अलाउ नहीं करेंगे 37(1) में, है ना। तो मैंने वो उसके बारे में एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। देखो, एक एग्जांपल क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। अभी शायद आपको पता होगा, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, डॉक्टर्स को ये लोग फ्रीबीज बांटते हैं, है ना। इनको बोलते हैं कि आप हमारा मेडिसिन रिकमेंड करो, लिखो पेशेंट को, है ना, और हम आपको क्या करेंगे, फॉरेन ट्रिप वगैरह फ्री में देंगे, होटल का स्टे देंगे वगैरह, और बहुत सारे इन लोगों को परक्विजिट्स वगैरह भी ऑफर करते हैं, है ना, कार वगैरह दे देते हैं, या वो कोई भी अप्लायंसेस वगैरह दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट बोलता है कि ये सब इलीगल एक्टिविटी है, ऑफेंस है ये। तो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने फ्रीबीज बांटे, उनको ये फ्रीबीज लिखना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। और वो डॉक्टर के लिए जो फ्रीबीज मिला उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंड क्या लिखा मैंने, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड देयर प्रोफेशनल एसोसिएट्स are not allowed as deduction to pharmaceutical and allied health sector industries. At the same time, it is taxable as income from business or other source in the hands of the medical practitioner. तो उन लोगों के लिए टैक्सेबल होगा, ठीक है। लास्ट में मैंने लिखा है सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंस, CSR एक्सपेंस, है ना। इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 37(1)। देखो, CSR एक्सपेंस आपके कंपनीज एक्ट वगैरह के हिसाब से, है ना, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स में उसका कोई प्रोविजन नहीं है, अलावेबिलिटी नहीं है, हमारा इनकम टैक्स उसको डिसअलाउ करता है। लेकिन अगर ये CSR एक्सपेंस कौन से नेचर का एक्सपेंस है, 30 से 36 में ऑलरेडी अगर ये कवर है, जैसे आपने सीखा साइंटिफिक रिसर्च वाला, तो साइंटिफिक रिसर्च वाले डोनेशंस वगैरह अगर आपने किए तो वो CSR एक्सपेंस ही है ना। जैसे सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए आपने एक्सपेंस किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो ऑलरेडी 30 से 36 में कवर है, मतलब उसको आप अलग से सेपरेटली CSR एक्सपेंस मत बोलो, वो तो ऑलरेडी आप लिख ही रहे हो, वो अलाउड हो जाएगा, उसको CSR में काउंट ही मत करो। अगर आपने डोनेशन दिया है स्वच्छ भारत कोष में, क्लीन गंगा फंड में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड वगैरह में, तो ये भी नॉट अलाउड होगा। हवेवर डिडक्शन 80G में इसका मिल जाएगा। CSR के नेचर का ही है दोस्तों एक्सपेंस, लेकिन इसका डिडक्शन, स्पेसिफिक डिडक्शंस आपको यहाँ पे बिजनेस में तो नहीं मिलेगा, आप 80G में क्लेम करो, ठीक है। बिजनेस में नॉट अलाउड, बिजनेस में वैसे भी डोनेशन अलाउड नहीं होता है, हम लोग आगे सीखेंगे। लास्ट में लिखा है मैंने अदर CSR एक्सपेंस, इसके अलावा कोई दूसरा CSR एक्सपेंस होगा जो हमारे इनकम टैक्स में कवर्ड नहीं है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम लोग उसको अलाउड नहीं करेंगे, CSR एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझा।